जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके सामने कट मार्कर का कोर्स लेकर हाजिर हुआ हूँ जो उसका ये बुनियादी लेक्चर होने वाला है लेसन नंबर 1। और आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी कट मार्कर हैंडराइटिंग को सही कर सकते हैं कुछ बुनियादी उसूल को सीख कर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर बच्चों के सवालात आते हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से यहाँ पे अब बच्चों के सवाल आते हैं कि कट मार्कर कौन सा इस्तेमाल करें। तो इसका अब आपने क्या करना है, इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि कट मार्कर जो भी अच्छी क्वालिटी के कट मार्कर आपको मिले आपने वही यूज़ करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलम मास्टर कलम 605 के कट मार्कर यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी इसी को यूज़ करके अपनी राइटिंग सही करेंगे। तो नहीं, ऐसे नहीं सोचना आपने। हमारे यहाँ क्योंकि ये आम तौर पर मिलता है और आपके यहाँ जो भी वहाँ पे नज़दीक में मिलता हो उसी को आपने यूज़ करना है। बस आपने देखना ये है कि अच्छी क्वालिटी के कट मार्कर होना चाहिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है कि लाइन के ऊपर लिखें या नीचे, यानी अल्फाजों या पैराग्राफ को लाइन के ऊपर लिखें या नीचे लिखें। तो इसका जवाब ये है कि कभी भी लाइन के नीचे लिखने का तो आपने सोचना भी नहीं है क्योंकि इससे आपके पैराग्राफ पर बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है, बिल्कुल भी आपका पैराग्राफ अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो आपने हमेशा लाइन के ऊपर लिखना है, यानी लाइन के ऊपर लिखने का मेरा मतलब क्या है कि लाइन के बीच में लिखना है जिस तरह के मैं लिख रहा हूँ। लेकिन हम तो अभी कट मार्कर की राइटिंग सीख रहे हैं तो उसमें भी आपने लाइन के बीच में ही लिखना है, तो यानी लाइन के ऊपर लिखना है आपने। और उसके बाद आता है कि सर ऐसे कौन सी बुनियादी शक्लें हैं या बेसिक उसूल हैं या बुनियादी उसूल, इसको बच्चे मुख्तलिफ़ तरह से पुकारते हैं। इनके कुछ बच्चे इसको बेसिक स्ट्रोक्स कहते हैं। तो वो सर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी लिखाई को सही कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। वो हैं 4 बुनियादी शक्लें जिनको सीख कर आप अपनी राइटिंग में बहुत इजाफ़ा कर सकते हैं। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपने इनको अच्छे से सीख लिया। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है अलिफ़। अलिफ़ को किस तरह से लिखा जाता है मैं अब आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ। सबसे पहले आपने देखिए मैं सिंपल बताऊँगा। अच्छा मैं आपको यूज़ बता दूँ कट मार्कर का। देखें कट मार्कर ये मैंने किस तरह से पकड़ा है, ये देखें आप सिरा इसका। ये मोबाइल चूँकि उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए था, तो आप बस समझ जाइएगा। देखिए इस तरह से हम लोग उर्दू में यूज़ करते हैं और इस तरह से इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में इसे और उर्दू में इस तरह से, यानी इस तरह से हम लोगों ने यूज़ करना है। तो देखें आपने अलिफ़ किस तरह से लिखना है, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप। देखिए आपने सिंपल क्या करना है कि आपने टेढ़ा अपनी मार्कर को टेढ़ा पकड़ना है, थोड़ा सा बिल्कुल तिरछा करके आ जाना है। देखिए इस तरह से आपने अलिफ लिखना है। ये अलिफ आपने लिखना है इस तरह से। ये आपने लाइन पे टच करना है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अलिफ। इसकी आपने जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। प्रैक्टिस आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपकी राइटिंग में इजाफा होगा। देखें ये आपने अलिफ की इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये तिरछा पकड़ के नीचे लेकर आए ये। तो ये हो गया हमारा अलिफ। अब अलिफ के बाद कौन सी शेप है? अलिफ के बाद आती है शेप ऑफ मून। शेप ऑफ मून मैं आपको बता दूं कि दो तरह की होती हैं। एक होती हैं क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अब ये क्या है? क्लॉकवाइज यानी जिस तरफ घड़ी घूमती है उसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, और अगर उसी घड़ी के सुई को हम लोग उसके अपोजिट तरफ घुमाना शुरू कर दें तो वो एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें आपने एंटी क्लॉकवाइज की भी प्रैक्टिस करनी है, क्लॉकवाइज की भी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको पहले एंटी क्लॉकवाइज का बता देता हूँ कि किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। देखें ये आपने यहाँ से शुरू करना है। ये आपने शुरू किया, ये आती है शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस। देखें ये इस तरह से, ये ऊपर वाला थोड़ा लंबा होगा, नीचे वाला थोड़ा कम लंबा होगा। देखें ये इस तरह से आपने करते चले जाना है, और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं
मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और मैं आपको यहाँ पे लास्ट में बताऊँगा कि ये किन हरूफ में इस्तेमाल होता है, यानी ये शेप ऑफ मून। तो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, तो इस वजह से आपने इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए कौन से एंटी क्लॉकवाइज। अब आते हैं क्लॉकवाइज के ऊपर। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी आप यहाँ पे देख लें कि आपने किस तरह से लिखना है। ये आपने यहाँ से स्टार्ट करके ये क्लॉकवाइज अंदर की तरफ मुड़ना है, अंदर की तरफ। देखें ये आपने अंदर की तरफ मुड़ना है। देखें इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको वीडियो के एंड में फिर बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, तो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, इस वजह से आपने इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है। तो ये हो गए हमारे पास दो शेप हो गए आज के। एक हो गया अलिफ और एक हो गया शेप ऑफ मून। लेकिन शेप ऑफ मून मैंने आपको दो तरीक़ों से बताया, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। तो ये हो गए हमारे पास दो शेप्स। अच्छा, तीसरी शेप्स अब कौन सी है? तीसरी शेप्स जो है वो है सीन की शेप। किस तरह से देखें, आपने सबसे पहले तो दंदानों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सीन के ऊपर जो होता है वो उसको हम लोग दंदाने कहते हैं। दंदाने आपने किस तरह से लगानी है, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। देखें ये ये और फिर ये आ गया सीन। किस तरह से, यहाँ पे आप फिर से गौर करें, ये इस तरह से आपने सीन लिखना है। यानी स्टेप बाय स्टेप आपने नीचे आते जाना है। देख रहे हैं मेरे आप किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा हूँ। ये कॉपी ज़रा इसकी क्वालिटी वो नहीं है, इस वजह से इस पे इंक फैल रही है। तो आपने बस ऐसे जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह उस पर अमल करते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। ये दंताने लगाई, ये शेप ऑफ मून आ गया। ये दंताने, शेप ऑफ मून। इंशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। तो इस तरह से हो गया सीन। अब आखिरी शेप पर चलते हैं, और आखिरी शेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रे की शेप। कौन सी शेप बच्चों? रे। रे सिंपल आपने किस तरह से लिखना है कि ये आपने ऊपर से इस तरह से लाइन डालनी है और नीचे को स्लिप कर देना है। ये लाइन डाल के नीचे को स्लिप कर देना है। इस तरह से आपकी रे बन जाएगी। ये देख रहे हैं, ये आपकी रे इस तरह से बन जाएगी। और जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, तो प्रैक्टिस। तो ये देखिए, अब अच्छा, अब हम लोग ये तो हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस चलो कर ली। ठीक है, आज के जो मैंने आपको बताया ये हमारी आज की प्रैक्टिस थी। इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जो शेप थी वो मैंने आपको बताई है अलिफ, सेकंड शेप ऑफ मून, और फिर थर्ड सीन की शेप, फिर फोर्थ कौन सी शेप है यहाँ पे? रे। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि शेप ऑफ मून किस तरह से यूज़ होता है। देखें फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ को मैं। देखें अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ये आपने किस तरह से करना है। ये आपने शेप ऑफ मून लगाया, इसके ऊपर आपने आइन को लगा दिया। देख रहे हैं आप, ये आइन बन गया। ये शेप ऑफ मून आपने लगाया, ये आइन लगा दिया आपने। और इसी तरह देखें, ये गिनती का 7 लिखा आपने, ये शेप ऑफ मून लगा दिया। क्या बन गया? जिम। ये गिनती का 7, शेप ऑफ मून क्या बन गया? हा बन गया, खा बन गया। इसी तरह इसको हम लोग फिर चीम भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखें, इस तरह से यूज़ होता है। अच्छा, अब क्लॉकवाइज जो मैंने आपको बताया वो किस तरह से यूज़ होता है उसको भी आप देख लें कि यहाँ पे आप लोगों ने देखें ये दो दंदाने बना ली, इसको नीचे किया, और यहाँ पे क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून क्या बन गया? सीन।
ये देखें यहाँ पे क्या बन गया, शीन। और यहाँ पे देखें सौद, यहाँ पे देखें जौद। तो देख रहे हैं ये सारा जो है उसका केल है, शेप ऑफ मून का केल है, उसकी आपने प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है। तो इसी तरह से सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ये सारे शेप्स इसी में क्लियर हो सारे आ जाते हैं शेप ऑफ मून में। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।